Hello and welcome to the YouTube channel of Rawls Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our special series on daily news review. So, in this lecture series, I will cover the entire The Hindu newspaper with all the editorial analysis and every single news article that will help in your prelims as well as in your mains examinations. So, stay with me till the end. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट. देखिए, पहले आर्टिकल में बात की जा रही है ऑकस और ऑस्ट्रेलिया के बारे में. इफ़ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली, जब हम ऑकस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हम एक ट्राइलेटरेट सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. सो आई एम ऑल्सो अंडरलाइनिंग द फैक्ट सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीड दिस. अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर. ऑस्ट्रेलिया और ऑकस का क्या यहाँ पर एक योगदान रहने वाला है, क्या ऑकस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया फेस कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. क्यों? आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीज, उन्होंने भी बोला है कि दिस इज़ द सिंगल बिगेस्ट लीप इन डिफेंस कैपेबिलिटी इन द ऑस्ट्रेलियाज हिस्ट्री. तो इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ऑकस के बारे में पता होगा. जिनको नहीं पता है, एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन में आप देखेंगे कि कंट्री है चाइना, जिसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. और इसी चाइना के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो बना है भाई ओपन ओशन में हमारा कॉन्टिनेंटल आइलैंड ऑस्ट्रेलिया. अब देखिए हुआ क्या था रिसेंटली कोविड के टाइम पर. अगर आप देखेंगे, देखिए जैसे चाइना का रोल यहाँ पर पैसिफिक ओशन में यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, उसी की वजह से यहाँ पर एक काउंटर इफेक्ट लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मजबूती प्रदान की जा रही है. ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है सो दैट इट कैन काउंटर बैक द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन दी पैसिफिक ओशन. अब देखिए हुआ क्या था, इशू की शुरुआत कैसी हुई. अगर आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में ही जो चाइना का जाइंट टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी हुवाई, ठीक है, मैं आपको ये बैकग्राउंड समझा रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ अपना सारा फोकस यहाँ पर रखिए. हुवाई को 2018 में इन्होंने बैन कर दिया था. ऑल्सो देयर पीएम कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19. रिजल्ट क्या हुआ, चाइना ने रिटेलिएट किया और इन्होंने इम्पोज कर दिए हाई ट्रैफिक्स ऑन अ क्रैपिंग ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट. ऑलरेडी जो इनका क्रैप था उसके ऊपर यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिए गए. रिजल्ट क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक प्रेशर इंक्रीज होने लगा बाय ऑल दीज पॉलिसीज ऑफ चाइना. अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्टेड इटसेल्फ टुवर्ड्स दी ईस्टर्न साइड. और ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट की अगर आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपने वेस्ट साइड की तरफ देखा, और ऑस्ट्रेलिया ने जब वेस्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो उसने अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश करी विद इंडिया, यूएस एंड यूके, ताकि वो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस लेकर आ पाए चाइना के पास. वहीं अगर यूएस की बात करें तो यूएस का भी जो पूरा शिफ्ट था वो इसी टाइम आपको डाइवर्ट होते हुए दिखाई देगा कि भाई इन्हें चाइना को बैलेंस करना है. रिजल्टेड इनटू दे स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ऑस्ट्रेलिया कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल पार्टनरशिप है, ठीक है, जैसे एशिया में जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया, वियतनाम के साथ साथ हमें एक नया फॉर्मेशन, क्वाड जैसे फॉर्मेशंस की ज़रूरत है. वही यूके ने भी एक्सप्रेस किया अपना कि भाई इंडो पैसिफिक की जब आप बात करते हो तो आपको चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है. रिजल्टेड इनटू यहाँ पर हमें एक समझौता होता हुआ नज़र आया, जैसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस ट्राइलेटरेट सिक्योरिटी पार्टनरशिप, which also focuses on defense and security related science, supply chains, industrial based and technology. And in this, US and UK will provide Australia with nuclear powered submarine technology. And this is something that is very important. अब देखिए होना क्या है, जब यूके और यूएस यहाँ पर हेल्प करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीज कंट्री विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन in a bid to counter China's growing power in a strategically vital region. In a similar manner, अगर आप देखेंगे, nuclear powered submarine they can be deployed for longer period, और आपको पता है इन्हें बार बार सरफेस पर आने की भी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना, इनको डिटेक्ट करना
कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंभव सा होता हुआ हमें प्रतीत आता है। अब देखिए, इसी तरीके के कुछ पहले भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। क्यों? जैसे मैं एक टर्म यहाँ पे बोलने वाली हूँ, 5 आइज़। ठीक है, ये FVEY एक इंटेलिजेंस अलायंस था जो कंप्राइज करता है, याद करिए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, US और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये ऐसे ही आपको देखने मिला था आशियान, ऐसे ही आपको देखने मिलेगा क्वाड। ठीक है, आशियान में आपको 10 मेंबर्स देखने मिल जाएंगे। क्वाड की बात करेंगे तो आपको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US देखने मिल जाएंगे। ये सब बनाए ही क्यों गए? देखिए, इन सब का रोल है कहीं ना कहीं चाइना की पैसिफिक ओशन में प्रेजेंस को कम करना, एंड दैट इज़ वाई दिस एंटायर आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखिए, बहुत सारे इशू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों? जो उसके बहुत सारे रीजनल पार्टनर हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे इंडोनेशिया की। ठीक है, इनका बोलना है कि यार देयर कुड बी अदर वेज ऑल्सो, रादर आप ऑस्ट्रेलियन की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को डिप्लॉय करे, ओपन सी में रखे। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से इंडिया की अगर आप बात करेंगे, डिस्पाइट बीइंग वेरी पॉलिटिकल सपोर्टिव ऑफ अकस, they appear conflicted about the prospect of these submarines operation in this regional। क्यों? क्योंकि भाई इनका बोलना है ठीक है, ऑकस इज़ फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप एक दूसरे की मदद करिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करवाइए, बट वॉट अबाउट दिस डिप्लॉयमेंट? दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड। देयर कुड बी अदर वेज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट में हिंड्रेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें तो ऑकस को लेकर बहुत सारे जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत कंसर्न जताया है कि नहीं, ऑकस एक तरीके का ग्रुप हो, जैसे आप क्वाड की बात कर लेते हैं, जैसे आप आशियान की बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे बातें नहीं की गई जो कि ऑकस में देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि ऐसे क्या ऑप्शन है और क्या चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं, जो SSNs का जो और डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाने वाला है वो करेगा अमेरिका। दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन। देन यूके भी अपने जो एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाला है। शायद इससे रिलेटेड जो भी एक नया ऑल्टरनेट हो सकता है वो यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा निकल के आता है, दैट इज़ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर है कि भाई इस तरीके के एग्रीमेंट अगर होंगे और इस तरीके के एग्रीमेंट से कंट्रीज़ आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, सो नाउ व्हाट विल हैपन? ऑस्ट्रेलिया को अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को हाई एनरिच्ड यूरेनियम से भरी हुई, HEU से भरी हुई अगर सबमरीन्स को यहाँ पर डिप्लॉय करना है, इनको यूज़ करना है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल जैसा नज़र आता है जो कि अलाउ कर देगा नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ को कि वो विड्रॉ कर सकते हैं फिसाइल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सबमरीन रिएक्टर्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मॉनिटर्ड स्टॉक पाइल्स। वहीं एक्सपर्ट्स का बोलना ये भी है कि दिस कुड ऑल्सो सेट द डेंजरस प्रेसिडेंट because it will allow potential proliferators to use naval reactors as a cover for the future nuclear weapon deployment and development. This could also be something that is not acceptable. So this is something जो कि ऑकस के बारे में था और यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ पर बात की जा रही है वाइडनिंग रिफ्ट। देखिए, आर्टिकल बात कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में और ये रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है हमें दो बड़ी बिगेस्ट पावर जो कि आज की डेट में आपको देखने मिलेंगी, US और चाइना। देखिए, इन दोनों के रिलेशंस लगातार यहाँ पर गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और आज की डेट में ये रिलेशन इतने ज़्यादा गड़बड़ा चुके हैं कि शायद इनका वापस आना, एक नॉर्मल फेज़ में आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, ये पूरा आर्टिकल निकल के कहाँ से आया? देखिए, अभी रिसेंटली आपको पता हो तो चाइना में 5 जो राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव हुआ जिसमें शी जिनपिंग दोबारा से आपको पता चला है कि ये यहाँ पर क्या बने हैं भाई, चाइना के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना एक जो अपना पार्लियामेंट यहाँ पर हुआ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस
या जो पार्लियामेंट है उनकी, उनको यहाँ पर उन्होंने एड्रेस करते हुए एक बात बोली कि भाई दिस इज़ अ टाइम कि क्या करना चाहिए, चाइना में एक अनप्रेसिडेंट चैलेंज चाइना फेस कर रहा है। ठीक है, ओपन मंच पर ये बात बोली गई है कि चाइना एक अनप्रेसिडेंट चैलेंज फेस कर रहा है उसकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से, जिनको लीड कर रहा है कौन, यूएसए। और इसी की वजह से जो आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सब लोग मिलकर चाइना को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए टेंशन लगातार आपको देखने मिलेगी। आपको याद होगा एक स्पाई बलून हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था, जो यूएस में एक स्पाई बलून देखने मिला था जिसको क्लेम किया गया था कि भाई ये चाइना का है, और जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ आपको याद होगा जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर थे एंटनी ब्लिंक्स, उन्होंने भी जो अपनी उनकी एक यात्रा यहाँ पर शेड्यूल विज़िट यहाँ पर किया गया था, डिसाइडेड था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं चाइना ने भी क्या किया था, एक सिविलियन मेट्रोलॉजिकल एयरशिप को गिराने से इन्होंने इसको गिरा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और इशू यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। ठीक है, सॉरी, यूएसए ने, आई एम सॉरी, मैंने वो चाइना बोल दिया है। ठीक है, जहाँ पर आपको याद होगा यूएस ने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि वो शूट डाउन करेंगे सिविलियन मेट्रोलॉजिकल एयरशिप को। ठीक है, अब इसकी वजह से भी एक और नया इशू यहाँ पर उठता हुआ नज़र आया। तो ये जो, इसी के साथ आप ऑकस भी देख सकते हैं जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगातार आप देख रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन को राइज करती जा रही हैं। अभी ऐसा डिसाइड किया जा रहा है कि बीजिंग शायद इस साल एक बहुत ही मिडिल एशियन जो शिखर सम्मेलन है उसको करने की भी यहाँ पर बात कर रहा है। इसी के बीच यूएस अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर बायलैटरल ट्राइलैटरल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो पैसिफिक ओशन में चाइना के जो प्रेजेंस हो उसको रोक सके। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको देखने मिल जाएगा क्वाड। ठीक है, अगर आप क्वाड की बात करेंगे तो आपको याद होगा बीजिंग लगातार, ठीक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना डिसेंट शो करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं देखने मिला। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि क्वाड को बहुत डायरेक्ट सपोर्ट होता है विद इंडिया, यूएसए एंड दी अदर मेंबर कंट्रीज़। सो दिस आर्टिकल इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कैसे चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशन बढ़ती जा रही है उसका जो इम्प्लीकेशन है और जो उसका इम्पैक्ट है, क्या भारत पे वो किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है अपना एक सेमीकंडक्टर कमेटी। देखिए हुआ क्या है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफ अमेरिका और इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक नया रास्ता प्रोवाइड करने वाला है किसके लिए, सेमी कंडक्टर सब कमेटी को बनाने के लिए, जो क्या करेगी, सेमीकंडक्टर और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल को आपको रिलेट करके पढ़ना है IPEF से, विच इज़ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आपको याद होगा यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने लॉन्च किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विद 13 कंट्रीज़। ठीक है, जो इंक्लूड करती है जापान और इस जैसी बहुत सारी कंट्री लाइक यूएस, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, न्यूजीलैंड एंड ब्रुनेई। कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चाइना का दबदबा बना हुआ है, जैसे सेमीकंडक्टर उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो डिपेंड हो जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। इसको ख़त्म करने के लिए, चाइना की मोनोपोली को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ये IPEF को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है,
अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन करने क्या वाली है। आईपीएफ ऐसे एरियाज़ को कवर करेगा, ऐसे एरियाज़ पे मिलजुल कर काम करेगा, इकनॉमी को इस्टेब्लिश करने की बात करेगा, डिजिटाइजेशन की बात करेगा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको मेंटेन करने की बात करेगा, ऐसे एरियाज़ में जहाँ चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। साथ ही ये क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, टैक्सेशन और जो आपको भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने मिलेंगी उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर काम चलाया जाएगा। कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल और आपको एक ट्रांसपेरेंसी और एक रिलायबल रिलेशंस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर बेसिकली दे आर मटेरियल which have conductivity between conductors and insulators. They can be pure elements like a silicon or germanium or compounds like gallium arsenide or cadmium selenide. ठीक है, अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ आप देखेंगे आपको ऑटोमोबाइल्स, हाउस होल्ड गैजेट्स, ठीक है, चाहे आप अपने फ़ोन्स ले लीजिए, ईसीजी मशीन्स की बात कर लीजिए, इसमें आपको इनका यूज़ देखने के लिए मिलेगा। अब ये इंक्रीज़ हुआ कोविड-19 के टाइम पर, इनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई कोविड-19 के समय। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंप्यूटर चिप्ड जितने आप स्मार्टफोन्स की बात कर लें, कंप्यूटर्स की बात कर लें, आपको सेमीकंडक्टर चिप्स उनमें देखने के लिए मिल जाएंगी। चाहे आप पेशेंट्स की बात कर लें, यहाँ पर हर जगह आपको एक चिप देखने मिलेगी विच इज़ दी सेमीकंडक्टर। नाउ रिजल्टेड इनटू व्हाट, जब इनका इंक्रीज़ यहाँ पर होगा तो कहीं ना कहीं चाइना को फ़ायदा होने वाला था। इसी का एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट था कि आपको याद होगा यूएस ने चाइना के साथ क्या बैन कर दिया था, अपना जो चिप्स का यहाँ पर व्यापार है, सेमीकंडक्टर चिप्स जिनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था, उसको बैन कर दिया था। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज की डेट में हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इन सब के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदर देन चाइना देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ जो सेमीकंडक्टर चिप्स को डोमिनेट करती हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान एंड नीदरलैंड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। ऑल्सो यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट विच इज़ rouseacademy.in फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है H3N2 फ्लू के बारे में। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एडवाइस भी रिलीज़ करी थी कि भाई दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब टाइप का सीजनल इन्फ्लुएंजा है जो कि इंक्रीज़ होता जा रहा है और लगातार लोग इससे इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ दिस H3N2। देखिए जब हम H3N2 इन्फ्लुएंज़ा की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये एक वायरस है H3N2, जिसको एक और नाम से जाना जाता है हांगकांग फ्लू। ये एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस है जो कि कॉज करता है रेस्पिरेटरी इलनेस इन दी ह्यूमंस। ठीक है, अब देखिए होता क्या, अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें तो ये हाईली कंटेजियस होता है और ये एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड हो उसके ड्रॉपलेट्स की वजह से, चाहे अगर उन्होंने बोला है, स्नीज़ कर रहे हैं, कफ है, या उन्होंने अपने गंदे हाथों को किसी दूसरे व्यक्ति से लगाया है, नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति से लगाया है, ठीक है, ये बहुत ईजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपने माउथ या अपने नोज़ को टच किया है एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वायरस एंड दिस touch some surface and the contaminated area also, and a normal person comes and touch that surface, they can also get infected, and that is why it is very very highly contagious. इसी के साथ अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, फटीग, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, रनी नोज, सोर थ्रॉट, कफ, फीवर जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ये जो सिम्टम्स हैं दे कैन
लास्ट फॉर लॉन्ग, बट सम पीपल में ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉन्गर इशूज़, ठीक है। लेकिन अगर समय रहते इसको नहीं देखा गया तो इसकी वजह से लाइव्स भी जा सकती हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिल चुके हैं ऑलरेडी 2 कॉज, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, और वहीं H3N2 इनके अंदर देखने के लिए मिल गया, एंड दिस कॉज डेथ ऑफ दोज पर्सन्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, अदर देन दैट रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स एंड डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए टैबलेट्स को लेकर आप अपने फीवर, पेन इनको ख़त्म कर सकते हैं और सिम्टम्स भी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। प्रिकॉशंस की बात करें तो चेहरे और नाक को पूरी तरीके से कवर करना है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर टच नहीं करना है, लोगों को टच नहीं करना है। और in case you are coming back to home from your workplace or to the outside area, you have to come, you have to wash your hand, face and take a proper bath, then only you do the other activities. Okay, so prelims point of view से this article is very important। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है कि हाउ हेल्प काउ शेल्टर्स मार्केट डंग बेस्ड फॉर्मुलेशन फॉर फार्मिंग, ऐसा बोल रहे हैं नीति आयोग। देखिए नीति आयोग का बोलना क्या है, अगर आप गौशाला की बात करेंगे तो आज की डेट में गौशाला एक बहुत ही मेजर सप्लायर बन सकता है फॉर नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री। क्यों हो क्या सकता है, देखिए गाय का जो गोबर होता है, काऊ जो डंग होता है, अगर इसको गवर्नमेंट के एफर्ट्स, प्राइवेट प्लेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स के एफर्ट्स के साथ अगर एक प्रॉपर मैकेनाइज करके इसका ट्रांसफ़र किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए फर्टिलाइज़र्स का काम कर सकता है। नेचुरल फार्मिंग की जिसकी बात की जा रही है भाई, ज़ीरो आपको क्या करना है, यहाँ पे केमिकल्स की यूज़ करने की बात की जा रही है। अगर इन सब को ध्यान में रखा जाए तो ये गौशाला इसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, और ऐसा बोला जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। तो देखिए नीति आयोग का प्रपोज़ल यहाँ पर क्या है कि भाई जब आप बात कर रहे हैं बायो ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी शुड डू, आवर फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी गौशाला। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम गौशाला को क्या करें, एक ऐसा जगह बनाए जहाँ पर भाई जितने भी आवारा पशु मवेशी आपको गाय ये सब दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें यहाँ पर लाएँ। इनको मतलब 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो इनको शेल्टर मिल जाएगा, इनको शेल्टर मिलने के साथ ही क्या हो जाएगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो भाई ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने मिल जाएगा। रिजल्टेड इन टू वॉट, एक साथ 2 काम हो जाएंगे, एक को शेल्टर मिल जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट विल हैपन, हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने के लिए भी मिल जाएगा, विच विल बी वेरी गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ। तो देखिए नीति आयोग ने यहाँ पर जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करी, इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि भाई अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो जो आवारा पशु को देखेंगे, आप ऐसे पशुओं को देखेंगे जो कैटल्स हैं, जो आपको रोड्स पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आवारा पशुओं को अगर आप देखेंगे तो आपको इनका जो नंबर देखने मिलेगा पॉपुलेशन का, दैट इज़ 53 लाख्स, ठीक है। अब वहीं पर आप देखेंगे 2016 की एक रिपोर्ट देखेंगे अगर आप हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, तो आपको एक बात समझ आएगी कि यहाँ पर लगभग ऐसे आवारा पशुओं की हर साल अगर आप देखेंगे तो 1604 डेथ आपको देखने मिलती हैं। रिजल्टेड इनटू, आपको याद होगा अगर आप बात करें आर्टिकल 48 जो कि स्टेट करता है दैट स्टेट शैल टेक्स स्टेप टू preserve and improving cattle's breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other much draught cattle, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग ने क्लियरली बोला कि भाई आप गौशाला के कॉन्सेप्ट पे काम करिए, आप आर्टिकल 58 के बारे में भी काम कर पाएंगे, ठीक है। आप इनकी जो अनसर्टेन डेथ आपको देखने मिल रही है आप उसको भी कब कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू कैन डू, आप बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को भी यहाँ पर मार्केट में ला पाएंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये वो फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट, कैटल मैन्योर, पॉट्री ड्रॉपिंग और डोमेस्टिक सीवेज।
वहीं अगर हम बायो फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो बायो फर्टिलाइज़र वो कंपोज्ड होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अटैच टू सॉलिड और लिक्विड कैरियर्स एंड आर यूजफुल फॉर कल्टिवेबल लैंड, एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, जैसे राइजोबियम ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करते हैं। सो आई होप दिस इंटायर आर्टिकल इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट्स टाइम फॉर क्विज। और पहला सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव? Next question was, hydrogen produced from renewable sources such as wind and solar energy is called as? This is currently in the news, लगातार न्यूज़ का विषय बना हुआ है। सो आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द राइट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.